अच्छा बच्चों चलें इधर आए वापस। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द अप्रॉक्स रिकवरेबल अमाउंट। क्या बच्चों, अब उसने आपसे क्या पूछा, रिकवरेबल अमाउंट का क्या पूछा बच्चों, क्या था द कैरिंग वैल्यू। हमने क्या करना है इसका, फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट इज 25 मिलियन, डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है बच्चों, बोलो ना। डिस्पोजल ये आया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये आया बच्चों 22 मिलियन। कितना आ गया बच्चों, अब आपने निकालना है बच्चों क्या, द प्लांट्स कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर इज 7 मिलियन। और कहता है प्री टैक्स रेट कितना है 16% और पोस्ट कितना है, आपने कौन सा लेना है बच्चों 16%। अच्छा नेक्स्ट कितने साल बच्चों 5 साल। एनमिटी फैक्टर लगाना है या वैसे करना है, एनमिटी फैक्टर लगाना है या वैसे सवाल करना है, 1 2 3 4 और 5। एनमिटी फैक्टर से भी हो सकता है लेकिन ना लगाओ। नेट कैश फ्लोस बताएं जी, 7 7 7 7 और 7 और डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 16% जी, -2 -3 -4 और कितना प्यारे दोस्तों -5 जी। ये जरा कैलकुलेट करके बता देना, फिर ये टोटल बता देना ना कितना आ रहा है, ये एक ही दफा बता देना, बेशक पीछे सोल्यूशन देख के बता दो, ये बेशक पीछे सोल्यूशन देख के बता दो बच्चों जी। कितना आ रहा है बच्चों, रुपीज कितना 20, ठीक है ये इतना आ जाएगा, एंड पे देख लेना एक दफा 23। अच्छा जी अब मुझे बताएं जी वैल्यू इन यूज कितनी है, बोलो शाबाश 20। यार ये 23 तो मैंने लिखवाया वैल्यू इन यूज अभी जी, वैल्यू इन यूज 23। तो रिकवरेबल अमाउंट दोनों में से हायर क्या है, दोनों में से हायर क्या है प्यारे दोस्तों, ये 23। तो ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश अप्रोक्सीमेटली रिकवरेबल अमाउंट। डन हो गया जी 23। मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे पास कैलकुलेशन वाले मुझे इधर से दे दो, फिर डाउट ही रहना है मुझे। सॉल्व किया हुआ है पीछे 23 आ रहा है, डाउट यार फिर गलत हो गया ना, फिर मसला आना है यार ये। ओके चलो नंबर 41 कहता जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज। बताइएगा बच्चों इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंपेयरमेंट के, बताएं जल्दी शाबाश जी, बताएं बच्चों। एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू एक्सटर्नल है बच्चों। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, यार ये तो सेंट्रल बैंक वगैरह, ये तो क्या उसका नाम है स्टेट बैंक की तरफ से ना, ये तो एक्सटर्नल है। एविडेंस दैट द एसेट इज इंटरनल इंडिकेशन है। एविडेंस एंटिटीज परफॉर्मेंस एसेट एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन, जाहिर सी बात है जब एंटिटी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, चीजें उतनी नहीं बिक रही मेरे भाई, प्रोडक्शन कम है, तो इस प्लांट से बनने वाली, बोलो शाबाश, प्रोडक्ट जो है ना मेरे भाई, जब वो कम बिकेगी तो प्लांट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश, वो भी इतनी वैल्यू नहीं होगी ना उस प्लांट की। ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ क्या है, इंपेयरमेंट। डन है प्यारे दोस्तों, ये दो जवाब। अगला अप्रोक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस आपने बताना है बच्चों जी। कैरिंग वैल्यू है 3.3 मिलियन, कैरिंग वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, कैरिंग अमाउंट है 3.3 मिलियन, ठीक है। कहता फेयर वैल्यू इज रुपीज इतना, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 0.1 मिलियन। तो भाई 2.4 से 0.1 मिलियन जी, रिकवरेबल अमाउंट में आपने लेना है क्या प्यारे दोस्तों, हायर। क्या लेना है प्यारे दोस्तों, हायर जी। बताएं जी, यह है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आगे क्या है बच्चों, वैल्यू इन यूज, बताइएगा जी। 2.4 मिलियन माइनस 0.1 मिलियन कितना आया जी, 2.3 मिलियन। अच्छा कहता जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जी। कहता कैश फ्लो फॉर द प्लांट, कहता अगले 4 साल कितने हैं 0. और कहता चौथे साल के एंड पे कितने का बिक जाएगा 0. अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1, 1 साल 2 साल 3 साल और नेट कैश फ्लो बताइएगा। इधर 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 बच्चों नेट सेल प्रोसीड्स कितनी 0.6। डिस्काउंट ये टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे, कर लोगे ना आगे। ये कौन सा सवाल है बताओ, 40 है
पता नहीं अब सोल्यूशन इसका किधर है, कितनी आ रही है यार, ये समझ ही कुछ नहीं आ रहा, कितनी आ रही है इधर, कितनी 2 पॉइंट, अच्छा 2.65, अच्छा ओहो जी आई मेरे भाई 2.3 और ये कितना आया 2 पॉइंट, इनमें से हायर क्या है? तो प्यारे दोस्तों इंपेयरमेंट लॉस कितने का आया बताएं जरा? 0.65 आ रहे हैं ना, अब वो ऑप्शन नहीं होगा इधर, तो अप्रोक्सीमेटली 0.7 राउंड ऑफ करके डन, और डन है, कर लोगे ना ये। चलो क्वेश्चन नंबर 39, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स बता दें जी। सेंट्रल बैंक डिस्काउंट रेट, हाँ, डिक्लाइन परफॉर्मेंस एसेट की, नहीं ये तो भाई इंटरनल है ना, बाहर का दुनिया का मसला थोड़ी है। फिजिकल ऑब्सिलेंस भाई वो डैमेज हो गया होगा ना, ये तो इंटरनल है। फीचर रीस्ट्रक्चरिंग, ये तो मेरे भाई फीचर रीस्ट्रक्चरिंग तो क्या, ये तो इंडिकेशन ही नहीं है ना, ये तो आपको पहले भी बताया था। फीचर रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है फ्यूचर में आपने अपने ऑपरेशन को रीस्ट्रक्चर करना है, क्या करना है जी, ये तो इग्नोर करते हैं आप जी। जवाब क्या बना? अल्फा। 38 का जवाब बताओ। When impairment review is carried out, impairment an impaired asset is measured at जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, ये इसी में दोनों आएंगी ना। जब एसेट इंपेयर हो जाता तो जारी सी बात है उसे रिकवरेबल अमाउंट पे लेके आओगे ना, कैरिंग वैल्यू तो ज्यादा होगी तभी इंपेयर हुआ ना। आगे कहता है अप्रोक्सीमेट इंपेयरमेंट लॉस, ये अब खुद कर लेना। 31 दिसंबर 19, इधर देखें, प्लांट की कैरिंग वैल्यू है 15 लाख, कहता है फेयर वैल्यू 9 लाख माइनस ये, तो ये बनी 8 लाख, कितनी 50,000, कितनी बनी? और कहता जी प्लांट, न्यू प्लांट की कॉस्ट है 25 लाख, ये तो इग्नोर करो ना। कहता कैश फॉर द फ्लो फॉर द, इधर कैश का मतलब नेट कैश फ्लोस हैं, ठीक है, 3,50,000, ये एप्लीकेबल कर लोगे बच्चों, ये 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, ठीक है ना। डिस्पोजल प्रोसीड दी नहीं है उन्होंने, और ठीक है। 36 बता दो, नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज जी। कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल, ये तो होता है बच्चों, नेट सेल प्रोसीड, इनकम, ना 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 ना, फाइनेंस वाली चीजें नहीं आती। कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री परचेज्ड बाय द, बच्चों ये होता है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होती, अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है फिर नहीं आता। हाँ जी, एग्जिस्टिंग, इस तरह की बातें। कैश आउटफ्लो ऑन द मेंटेनेंस ऑफ, ये तो होगा ना यार, ये तो जारी सी बात है जी। इनकम टैक्स नहीं होगा। 2 बता दें प्यारे दोस्तों जो कि वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर, बताएं जी। यूजुअल अनयूजुअल सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ वन और मोर, तो भाई ये तो एक्सटर्नल इंडिकेशन है ना। कहता सिग्निफिकेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू, ये तो एक्सटर्नल है ना, मार्केट तो एक्सटर्नल है जी। एविडेंस ऑफ ऑब्सिलेंस, नहीं भाई ये इंटरनल है। डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट, इंटरनल है। इंक्रीज इन मार्केट, ये तो रेपिटेशन हो रही है बच्चों। अच्छा एमसीक्यूज में देखें रेपिटेशन कितनी है, देखो ना ये पास पेपर के सवालों में रेपिटेशन है जी। अंडर IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इफ वे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देन मेरे भाई क्या, रिकवरेबल अमाउंट किसको समझोगे? वैल्यू इन 33 बताएं। नॉट बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, बताएं जी। कैश फ्लो मेंटेनिंग, हाँ ये तो बच्चों मेंटेन करने के लिए होगा ना, और रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे। इनहेंसिंग, नहीं ये नहीं होगा। उसी हालत में, उसी हालत की बुक वैल्यू चाहिए, उसी हालत की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल चाहिए, उसी हालत की वैल्यू इन यूज चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम कॉन्टेनिंग यूज ऑफ द एसेट, ये बताएं। कैश फ्लो फ्रॉम कॉन्टेनिंग यूज ऑफ द एसेट, ये तो है ना। कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल, ये भी है, तो जो नहीं है वही जवाब, क्या ये जवाब बना आपका, ये बीटा। नॉट का लफ्ज है ना, तो नॉट में जो नहीं होता वही जवाब होता है बच्चों, और सही है। कहता व्हेन कैलकुलेटिंग द एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो विच ऑफ द फॉलोइंग कैश फ्लो शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जी बताएं जी। फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगा ना, बाकी तो होगा, देख लें आप। बच्चे कहते हैं सर सेल ऑफ इन्वेंट्री, भाई तो इनफ्लो में क्या लोगे? इन्वेंट्री की सेल ही लोगे ना। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जिसको ऑलरेडी शामिल किया उसको नहीं लेना होता, नॉर्मल को तो लेना होता है आपने जी। 31 इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैन नॉट बी डिटरमाइंड देन रिकवरेबल अमाउंट इज, यार देखो रेपिटेशन नजर आ रही। अब ये वाले जो है ना IQ के स्टडी टेक के सवाल शुरू हो गए हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज कॉस्ट टू सेल, जी बताएं। कस्टमर तक पहुंचाना, ऑक्शनर्स फी, प्रोफेशनल फी, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल, हाँ ये सब होते हैं, क्या नहीं होता भाई? जो फिक्स सैलरीज होती है ना, ये जारी सी बात है, स्टैंडर्ड वेजेस को क्या ऐड करना, वो तो देनी है, चाहे एसेट को डिस्पोज करें चाहे ना करें। कहता व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, बताएं जी। द हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, हासियां खेड़ियां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन, प्लीज। मार्केट इंटरेस्ट रेट। इंटरनल इंडिकेशन बता दें। मार्केट वैल्यू नहीं, वर्स इकोनॉमिक, हाँ ये है, इंक्रीज इन नहीं, टेक्नोलॉजी, हाँ ये भी है। दो हैं जवाब इसके, इसके दो जवाब बने ना। व्हेन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन कैरिंग वैल्यू, जी फिर बताएं एसेट क्या होता है? रीवैल्यूएशन डेफिसिट नहीं, ये तो IAS 16 है, ये IAS 16 में होता है ये बच्चों, ये होता है IAS, लफ्जों पे गौर करो बच्चों, लफ्जों पे गौर करो, लफ्जों पे गौर करो, लफ्जों पे क्या करो जी, लफ्जों पे गौर करना बड़ा जरूरी होता है बच्चों, पांसा पलट जाता है जी। एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, हम दुआ देते रहे वो दगा पढ़ते रहे। अच्छा, फ्लॉड ये नहीं होता बच्चों, ये इम्पेयर्ड, क्या प्यारे दोस्तों जी। इन मेजरिंग वैल्यू इन यूज, द डिस्काउंट रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो शुड बी प्री टैक्स रेट। आगे ये पोस्ट तो नहीं होगा ना, प्री टैक्स रेट रिफ्लेक्ट द मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू एंड रिस्क, ये तो मुझे सही लग रहा है, इधर वो कह रहा, इधर तक सही है, एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एंटिटीज कंपेटिटर, उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, अपना करो ना जी। इधर तक तो सही लग रहा, एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द, ये क्या कह रहे, प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट द एंटिटी, ओए होए होए, माजरत 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 भाई, मार्केट असेसमेंट नहीं, एंटिटी द असेसमेंट ऑफ, ये सही लग रहा है 25 का नहीं, 25 का ये सही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मार्केट असेसमेंट ही होगी ना, इन्फ्लेशन तो मार्केट के हिसाब से होगा ना, एंटिटी के हिसाब से तो नहीं होगा ना जी। इसका सही है बच्चों अल्फा, क्या सही है, इसको जरा निशान लगा लो ना, अल्फा सही होगा बच्चों, अल्फा सही है, अल्फा मार्केट असेसमेंट होती है बच्चों। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जरा निशान लगा लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसके हिसाब से होती है बच्चों? इन्फ्लेशन का इंपैक्ट, मार्केट असेसमेंट। और प्यारे दोस्तों रिस्क जो होता है वो किसका होता है बच्चों? रिस्क स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक लीड टू द एंटिटीज एसेट। ओके बच्चों, ये जो एंटिटी के पास एसेट है ना उसके रिस्क की बात हो रही है, सही है बच्चों? और सही है, ठीक है, अच्छा जी, शाबाश शाबाश, जल्दी हिम्मत करो, IAS 20 के भी करने हैं, मैं तो कह रहा हूं। लो मेरे भाई, क्या था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू इन यूज, बताए बच्चों। ये फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती, बाकी चेक कर लो होते हैं। प्राइस फॉर बीइंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द एसेट, भाई ये क्या होता है, आप इसकी वजह से ना अगर एसेट ज्यादा रिस्की है अपना डिस्काउंट फैक्टर बढ़ा देते हो। आप क्या करते हो, अगर एसेट क्या है रिस्की है तो आप अपना डिस्काउंट फैक्टर क्या करते हो बच्चों? बढ़ाते हो। जब आपका डिस्काउंट फैक्टर ज्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? कम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो होती है बच्चों करंट मार्केट असेसमेंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन द अमाउंट एंड टाइमिंग, ये भी रिस्क की बात कर रहे हैं, ये भी इसमें इसके अंदर रेट के अंदर शामिल होते हैं। तो फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती ना शामिल, और सही है जी। इसका बता दें वैल्यू इन यूज क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। अनडिस्काउंटेड नहीं, डिस्काउंटेड होता है बच्चों। ये हिस्टोरिकल कैश फ्लोस का मतलब है पुराने, हम तो फ्यूचर कैश फ्लोस नहीं लेते, सही है। हिस्टोरिक का मतलब है पुराने, 21 से पीछे, आज 21 है मिसाल के तौर पे, आज 21, आज 2000, हम 2021 में खड़े हैं तो 21 से ऑनवर्ड्स कैश फ्लोस लेंगे ना, फ्यूचर कैश फ्लोस जी। बताएं बच्चों 22, व्हाट शुड इंपेयरमेंट लॉस बी, व्हेन शुड, बताएं व्हेन शुड, बताएं कब रिकॉर्ड करना है? इमीडिएटली, मैनेजमेंट की अपनी मर्जी है, ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, बहुत अच्छे, डेप्रिसिएशन थोड़ी है। व्हेन रिक्वेस्टेड बाय एंटिटीज ऑडिटर्स, बताएं जी भाई जिस साल हुआ उसी साल रिकॉर्ड करेंगे ना। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय IAS 36 इंपेयरमेंट, बताएं बच्चों, बताएं। ये स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर लिखा हुआ है? स्कोप के अंदर लिखा हुआ है, किसके अंदर?
IAS 36 के सफे पे जाए ना, पहले पे उसके अंदर लिखा होगा ये यार, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना फेयर वैल्यू मॉडल, उसमें तो कोई तस्वुर ही नहीं है इंपेयरमेंट का, वो तो फेयर वैल्यू को अपडेट करना है बस। IAS 16 के अंदर चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, चाहे क्या है प्यारे दोस्तों कॉस्ट मॉडल, बाइजन इंपेयरमेंट चार्ज करना है, आप करनी है। IAS 40 के अंदर अगर कॉस्ट मॉडल है फिर इंपेयरमेंट चार्ज होगी। फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो बच्चों मुझे बताओ इंपेयरमेंट कैसे चार्ज होगी? जल्दी से लिख लें इस पॉइंट को, जल्दी करो, शाबाश जल्दी जी लिखे। IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में, IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल में ना डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और ना ही इंपेयरमेंट, और ना ही बोलो शाबाश इंपेयरमेंट, और ना ही बोलो शाबाश इंपेयरमेंट, ना ही बोलो शाबाश जी। क्या चार्ज नहीं होगा बोलो शाबाश? ना ही डेप्रिसिएशन और ना ही, दोनों नहीं चार्ज होंगे बच्चों। और डन है, डन है प्यारे दोस्तों। अच्छा आगे कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय IAS 36 इंपेयरमेंट, जी बताएं शाबाश। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, कहता जी कवर्ड बाय नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ऐसी तो बात हमने पढ़ी नहीं है। इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लगता है IFRS 5 जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नॉन करंट एसेट आपने कहा जी अब बस इनको बेचना है, क्या करना है? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिड एट कॉस्ट, हाँ इस पे तो लगेगा ना, इस पे तो लगेगा ना। और फुटो फेयर वैल्यू वाले पे नहीं लगना। अच्छा इन्वेंट्री के लिए अपना स्टैंडर्ड है IAS 2, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड, अगर इंपेयर होना तो अपने स्टैंडर्ड पे होगा ना। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अगर इन्वेंट्री ऑब्सोलीट होगी, डैमेज हो गई, तो आप प्यारे दोस्तों किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करते हो फिर? बोलो लोअर ऑफ NRV एंड कॉस्ट। अगर मेरे भाई ऑब्सोलीट होगी, डैमेज होगी, फिर उसे NRV पे ले आते हैं। NRV क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपकी कॉस्ट है 100 रुपया, आपको लगता है जी कि हमारी इन्वेंट्री जो है ना फ्यूचर में 110 की बिकेगी, लेकिन बेचने का खर्चा 20 रुपए है, तो अब मेरे भाई ये तो कॉस्ट से भी कम पे बिकी, यानी 90 पे बिकी, तो 10 रुपए की इंपेयरमेंट चार्ज कर लो। लेकिन ये इंपेयरमेंट IAS 36 के असूलों के मुताबिक चार्ज नहीं होनी, बल्कि IAS 2 के असूलों के मुताबिक होनी है। डन, इसके अंदर कवर नहीं होगा 36 में, 36 में सिर्फ ये होगा बच्चों। अच्छा ये जो गुडविल है ना, गुडविल ये IAS 36 का एक कॉन्सेप्ट है, इंटेंजिबल एसेट्स। क्या बस छोड़ें, बहरहाल इसको अब याद कर लें। क्या उसका नाम है? गुडविल, हमने पढ़ा था ना एक्सटर्नल गुडविल, ये भी इसके अंदर कवर होगी जी। इंटेंजिबल एसेट्स पे भी इंपेयरमेंट होती है बच्चों की तो थी हमने 4 इंटेंजिबल एसेट, मुझे याद आ गया भाई, उसमें भी वैल्यू इन यूज वगैरह निकाला था ना। IAS मेरे भाई 38 इंटेंजिबल एसेट्स पे भी क्या होती है? इंपेयरमेंट चार्ज होती है। तो गुडविल, एक्सटर्नल गुडविल क्या है बोलो शाबा? ये भी तो आपका इंटेंजिबल एसेट ही है ना, और समझ गए हो? अच्छा जी आगे बच्चों ये देखना पड़ेगा नेट कैश फ्लोस, और ये उनकी क्या है प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट वैल्यू खुद दी है नेट कैश फ्लोस की। कहता आपने 1 मार्च 2014 पे कैरिंग वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? इस दिन की कैरिंग वैल्यू खुद उसने आपको दी है 248, ये 1 अप्रैल पे। एक साल मजीद इसे क्या करोगे प्यारे दोस्तों? आप डेप्रिशिएट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी बच्चों कैरिंग वैल्यू, बोलो शाबाश। अगले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कर दूं मैं अगर नहीं करना आपने। ये 248 है, इसे मजीद क्या करो, एक साल डेप्रिशिएट, आपके पास अगले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी बच्चों। और ये वैल्यू इन यूज उसने खुद आपको बताई, और ये कहता प्लान ये अच्छा। और नीचे आए 1 अप्रैल पे मेरे भाई, 1 अप्रैल 2014 पर कहता जी प्लांट जो है ना मैट्रिक हैड एन ऑफर फ्रॉम अ राइवल, कंपेटिटर को कहते हैं, टू परचेज द प्लांट 200 मिलियन। कितना मेरे प्यारे भाई? ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। क्या है? अब जरा आप जाएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन चेक कर लें, समझ आता है कि नहीं आता? जल्दी करें शाबाश। एक साल आपने मजीद क्या करना है? इसको डेप्रिशिएट करना। तो जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो आ रहा 214.6। प्रेजेंट वैल्यूज को आप ऐड कर लें, सबको सारी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर लें, और रिकवरेबल अमाउंट आपकी कितनी बन रही है मेरे भाई? सॉरी, आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी बनी बोलो? ये 200 मिलियन।
और ये कितना, नहीं सॉरी, ये तो प्रेजेंट वैल्यूज है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू बनी 214.6। ये जरा देख लेना कैलकुलेशन के बाद कितना आ रहा है, कर लोगे, बुक वैल्यू कर लोगे, ठीक है। ये देख सोल्यूशन चेक कर लो ना जल्दी से जाके एक दफा, हो जाएगा भाई। वैल्यू इन यूज तो खुद उसने आपको बताई है ना। अच्छा भाई ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 18 नंबर काट दें, 18 नंबर काट दें बच्चों। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द व्हीकल। भाई आवाज थोड़ी सी बढ़ाओ यार, सुबह जब मैं आया था ना बिल्कुल सही चल रहा था, मेरे चांद ने थोड़ा सा हिला दिया उसको बस। फिर वो एक दफा जब चीज सही चल रही हो ना, फिर ना उससे कुछ किया करो, फिर चलते, जब तक वो नहीं तंग नहीं करता ना, चलता रहने दो, चलता रहने दो, फिर ना उसे हाथ भी ना लगाओ उसको जी। फिर उसे जब छेड़ते हो ना, फिर सेटिंग दोबारा हमें करनी पड़ती है। अच्छा कहता जी ए व्हीकल वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एग्जैक्टली हाफ वे थ्रू द ईयर, द व्हीकल कॉस्ट कहता 10 मिलियन और रिमेनिंग लाइफ इसकी कितनी है प्यारे दोस्तों, 10 साल। फॉलोइंग एक्सीडेंट, फॉलोइंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू कितनी है प्यारे दोस्तों, 3.4 मिलियन। कहता एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी है, भाई इन दोनों में से हायर बता दो, 6.5 हायर है। अच्छा तो उसने पूछी भी रिकवरेबल अमाउंट ही आपसे, सिंपल है ये क्वेश्चन, तो पूछी भी रिकवरेबल अमाउंट है। आगे आगे कहता है व्हाट इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस। जी टोटल इंपेयरमेंट लॉस बताओ बच्चों। आप प्लीज नहीं आराम से जरा इधर देखो, ये कैरिंग वैल्यूज हैं, इस पे निशान लगा लो, और जो हायर है उसको हाईलाइट करते जाओ रिकवरेबल अमाउंट में से, वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, हाईलाइट करते जाओ। इधर से 180, इधर से 140, इधर से 160 और इधर से 60। अब इधर आओ बच्चों, अब कंपैरिजन करो ऊपर वाले का नीचे वाले से। ए की कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, कितने से, 60 से, तो इंपेयरमेंट लॉस कितने का आया, और 60 का आ गया ना। अच्छा इधर देखो, कैरिंग अमाउंट 40 है लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 100। मेरा तो नहीं ख्याल इसमें हमें कोई लॉस चार्ज करने की जरूरत है मेरे भाई। कैरिंग वैल्यू 80 लेकिन रिकवरेबल अमाउंट तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, तो ये लॉस तो नहीं होगा ना इधर जी। आगे भाई कैरिंग औकात 60 है लेकिन रिकॉर्डेड 140 पे, कितने का रिकॉर्ड करेंगे भाई, 140 टोटल हो गया, कितना हो गया, आवाज समझ आ गई भाई बच्चों, समझ गए हो, समझ गए। एसेट को ओवरस्टेट रिकॉर्ड किया इसीलिए तो कम कर रहे हैं, इसीलिए तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई ने कहा सर जी इसको एसेट को ओवरस्टेट किया हुआ है, इसीलिए तो प्यारे दोस्तों रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं समझा जी। अच्छा जी आगे कहता व्हाट इज द टोटल। अच्छा ये खुद कर लोगे, अब ये सेम क्वेश्चन है, खुद कर लेना। अच्छा कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, ये कर लोगे खुद ही, ये आसान सवाल है, मैं पढ़ देता हूं। कहता जी कैरिंग वैल्यू उसने खुद दी है 3 मिलियन, रिसीव एन ऑफर 2.7, इस तरह की बात हो तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और डिस्पोजल। कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश फ्लोस, कहता जी 2.6 मिलियन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये इसमें से ना 2.7 में से माइनस करना है आपने, ये कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा होगा। ये वैल्यू इन यूज ये है 2.6 मिलियन, वैल्यू इन यूज कितनी है 2.6, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ये फेयर वैल्यू में से माइनस करना है आपने। तो 2.7 मिलियन जो है ना ऐसे लिखते हैं बच्चों आजकल, और इसमें से 50,000 माइनस कर देना है आपने, कस्टमर तक पहुंचाने का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन, ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। फिर मेरे भाई वैल्यू इन यूज बताना कितनी, 260। ठीक है बच्चों, इन दोनों में से हायर क्या है बोलो, ओ ठीक है, बोल ही नहीं रहे, ओ भाई नहीं समझ आई तो मेरे से पूछ लो ना जी। आगे भाई फिर आगे कैरिंग अमाउंट कितनी है एसेट की, ये रिकवरेबल अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट कितनी है 3 मिलियन। भाई मेरे एसेट को इस अमाउंट पर लेके आना है और इंपेयरमेंट लॉस बता दो, 3,50,000, 3,50,000। ओए बोलो बच्चों 3 लाख बोलो शाबाश, 50,000, 3 लाख बोलो शाबाश, और डन है। लो भाई डन और डन जी बच्चों, डन जी। ये आ गया ना जवाब चार्ली। 13 का जवाब बताओ बच्चों। दो आपने बताने हैं जो कि एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं जी प्लीज, अब तो इतनी दफा रिपीट हुआ ये। मार्केट वैल्यू की वजह से मेरे भाई एसेट में डिक्रीज आ रहा है ना, फॉल जी, ये है
जी एविडेंस ऑफ ऑब्सिलेंस ये इंटरनल होता है बच्चों। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसिड की कम हो रही इंटरनल। इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट जी एक्सटर्नल है बच्चों। अच्छा जी नेक्स्ट कहता व्हाट इज द इंपेयरमेंट लॉस। कहता कैरिंग वैल्यू 8,50,000 है, एक बात होगी। अब रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन, इट्स मार्केट वैल्यू 780 एंड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है बच्चों। अच्छा ये जो क्वेश्चन उसने दिए ना जिसमें कहता है ऑफर रिसीव हुई, आपने इसमें जम्पशन लेनी है कि मार्केट से भी ऑफर इतने की ही रिसीव होनी थी। हाँ हाँ नहीं करना, लेकिन देखो अब सवाल है ना, मजबूरी है, क्या करें। आपने हाँ जी IS 38 में ये कहा था। अच्छा आपने इन सवालों में IS 36 में एग्जामिनर यही कहता है। अच्छा हमें ना असल में स्टैंडर्ड के साथ साथ ना जिस बॉडी के सवाल कर रही हूँ उस स्टैंडर्ड भी देखना पड़ता है। IK 36 में ये कहता है, जब इधर लिखा हुआ ना एक बंदे से ऑफर रिसीव हुई, IS 36 में वो ये कहता है बस ये समझो एजम्पशन लो इसमें कि मार्केट से भी अगर ऑफर होती तो इतनी ही ऑफर होती। मेरी बात समझे हैं। इधर एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें मैंने फेयर वैल्यू ही समझा है उनको। अब बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा अब इधर आओ बच्चों, कहता रही 780 माइनस 25,000 ये कितना बना, मेरा ख्याल 7,55,000 बनेगा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितनी बनी, 7,55,000 बनी। डन। और कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चों, 8,50,000। डन। अच्छा अब कहता जी कंपनीज ऑन मशीन कहता खुद चलानी है, एक्सपेक्ट नेट कैश फ्लो 3 लाख, कहता जी ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। और आगे कहता है बच्चों ये न्यू मशीन, ये काट देनी है बात, ये तो रेलिवेंट है। कहता 8% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको पता चलेगा जब आप MF इंशाल्लाह पढ़ेंगे, यानी BIA पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फिलहाल ये आपका क्या है, डिस्काउंट फैक्टर। डन है बच्चों 8%। ये कर लोगे आगे 3 लाख 3 लाख 3 लाख, फिर उसमें डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करना हो जाएगा। इसका जवाब है मेरे भाई, इसका जवाब है मेरे भाई 12वीं का, पता नहीं उनकी है ये वैल्यू इन यूज का जवाब है 773 समथिंग आ रहा है। वैल्यू इन यूज का जवाब है 733,130। तो हायर क्या है प्यारे दोस्तों, ये हायर है। डन है ना, ये हायर। तो मेरे भाई 45,000 नहीं 95,000 का क्या है नुकसान, क्या नहीं इतने का, क्या 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 है, 773 है। कितनी आई है डबल, आगे 130। अच्छा तो फिर ये मसला है ना, गुड गुड। फिर ये है तो इसको आप देखना जरा, ये हायर है, ये हायर है, इसके साथ कंपेयर करना। ये वैल्यू इन यूज है ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कंपेयर करना बच्चों। ये आपके पास इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा जो कि बनता है 7, ये 76870। डन, डन है। ये कर लेना, देख लेना। ये एक ही तरह के यार सवाल आ रहे हैं। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट, बच्चों ये तो कर लेना ना खुद इसमें। हाँ ये मैं करवाता हूं 10वां। कहता जी सही बता दें कौन सी स्टेटमेंट है। एन इंपेयरमेंट रिव्यू मस्ट बी कैरिड आउट एनुअली ऑन ऑल, जी बताएं शाबाश। मस्ट बी कैरिड आउट, अभी तो पढ़ा के आए, मस्ट बी कैरिड आउट का तो नहीं होता ना बच्चों, जब इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हो तब होना है इंपेयरमेंट टेस्ट जी। इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एक्सीड द कैरिंग अमाउंट देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अ वैल्यू इन, हाँ जारी सी बात है बच्चों, जब दोनों में से कोई एक भी ज्यादा, अच्छा पेपर में हमने करनी है, पेपर में इसके नंबर हैं, लेकिन वैसे कह रहा हूं प्रैक्टिकली बच्चों जब दोनों में से कोई एक भी ज्यादा आ गया तो बच्चों इंपेयरमेंट फिर नहीं होनी। लेकिन पेपर में ये ना कर देना, पेपर में वैल्यू इंड्यूस के अपने नंबर होंगे, ये ना, और पेपर में कहना जरूरत नहीं है, तो उससे भी जरूरत नहीं है फिर आपकी, वो आपको 4-5 नंबर कोई नहीं देने उसने। आपने कहना चूंकि मैंने एक निकाल ली उसकी फेयर वैल्यू, भाई पेपर में कैलकुलेशन के नंबर हैं। और सही है, सही है। इम्पेयरमेंट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अनलेस आर रिवर्स अगेन डेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इक्विटी, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, in which case it is offset against the, भाई बहुत अच्छी बात कर दी इधर इसने। एक इस तरह का पास पेपर में सवाल आया था, वो मेरे ख्याल इधर से इसको बेस बना के बनाया होगा इन्होंने। और सही है ना कि जी जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा शुड ऑलवेज बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कहा था नहीं बेटा, रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर हुआ फिर क्या करेंगे रिवैल्यूएशन मॉडल में। इस सवाल को बेस बना के बनाया होगा ना एग्जामिनर ने जी। इसका जवाब बनेगा 2 और 3। नोमा कर लोगे, IS 36 अप्लाई होता है, बताओ जी।
प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पे, इन्वेंटरी पे तो नहीं होता। फाइनेंशियल एसेट के लिए जिस तरह इन्वेंटरी के लिए स्टैंडर्ड है IS2, उसके मुताबिक आप रिकॉर्ड करेंगे। भाई IFRS 9 आप इंशाल्लाह कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे मेरे भाई। इसकी इंपेयरमेंट भी होती है, लेकिन इसकी इंपेयरमेंट कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर भी नहीं है। इसकी इंपेयरमेंट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह CFA 1 में जाके। जी एसेट ये CFA 1 में जाके पढ़ेंगे बच्चों, आप लिख लेना कभी याद आएगी। जी CFA 1 में जाके इंशाल्लाह CFA 1 में जाके पढ़ेंगे। जी बच्चों आगे कहता एसेट हेल्ड फॉर सेल। बच्चों इसमें तो स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड ही कोई और है, तो ये बनेगा ये डेल्टा। लो जी वैल्यू इन यूज क्या होती है बच्चों? डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल, बीटा। आगे बता दें एन एसेट इज इंपेयर्ड इफ, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है किससे बच्चों? रिकवरेबल। जवाब बता दें जी, बीटा होगा मेरा ख्याल है। एक्सीड द रिकवर्ड थ्रू सेल और यूज। जी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या चीजें लेनी है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, लेकिन बच्चों चार्ली किसका होगा? साथ में का चार्ली तो नहीं हो सकता यार। द अमाउंट टू बी रिकवर्ड, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है फिर तो इंपेयरमेंट नहीं होती ना। जी इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सक्लूडिंग फाइनेंस एंड, ये अल्फा ही सही लग रहा है मुझे तो, प्लस फाइनेंस कॉस्ट नहीं होता बच्चों, पागल हो गया। जी नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट, बताएं जल्दी, शाबाश जल्दी बच्चों जल्दी, नॉट एन इंडिकेटर बताएं। अभी तो आइए 70 करना है, जल्दी बताओ ना। अच्छा चलें आपसे मशवरा करते हैं, पहले ये बताओ जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 तो बताओ ना जी, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बच्चों। नॉट एन इंडिकेटर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बच्चों इसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ये तो है ना। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, ये भी है, तो नॉट है ना असल में, नॉट तो नॉट में गलत वाले को। कैरिंग अमाउंट एसेट की हायर है देन द मार्केट, ये मैंने आपको ये बताया था, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली बात। एंटिटी, इसका मतलब है एंटिटी के नेट एसेट्स, क्या बच्चों? नेट एसेट्स, यानी एसेट माइनस, बोलो शाबाश, लाइबिलिटीज, ये एंटिटी के नेट एसेट्स। सही है। जो शेयर की, एक शेयर की प्राइस है मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर्स आपने इशू किए, ये ऐसे भी निकल सकती है। और सही है, तो जितनी नेट एसेट्स हैं बच्चों, इसका मतलब है नेट एसेट। नेट एसेट्स ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों आपकी कैरिंग अमाउंट क्या है? नेट एसेट्स, द कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट इज ज्यादा। क्या था? वर्थ कम है, नेट एसेट्स की वर्थ कम है, लेकिन किताबों में बुक वैल्यू उनकी ज्यादा है। और बात समझे बच्चों? जी तो ये भी है, ये इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट वाले डिब्बे में शायद लिखा हुआ है। कहता था एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी हैज बीन रिड्यूस, नहीं ये नहीं होता बच्चों, ये तो इस पे तो इन्वेंटरी के ऊपर स्टैंडर्ड ही ये नहीं लगना, तो ये जवाब है। और ठीक है और सही है बच्चों जी। अच्छा ये कर लोगे फिर खुद ही, ये तो आसान है, ये कैरिंग वैल्यू खुद दी है और कर लोगे। इक्विवेलेंट न्यू मशीन, ये नहीं लेना आपने। सोल्ड 45,000 का 2,000 माइनस करो 43,000 आ जाएगा। इन करंट जी 5वें का उसने नॉट पूछा है ना, उसमें एक मिनट ना, उसने नॉट पूछा है ना, तो ये तो इसमें तो IS2 है ना, ये इन्वेंट्री के ऊपर तो IS2 लगेगा ना चांद, ये तो है ना यार। जब एंटिटी के कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, सही है बच्चों, बुक वैल्यू ज्यादा है, लेकिन मार्केट प्राइस कम है नेट एसेट की, तो जारी सी बात है इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है। लोग उतनी वैल्यू मानते ही नहीं है जितनी आप कह रहे हैं जी। आगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो आसान है, कर लोगे। प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, वैल्यू इन यूज है ये, इन दोनों में से हायर ये है बच्चों, ये हायर है, इसका मुकाबला इससे कर लेना, इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा जी। ठीक है, 3 पे आ जाए बच्चों। नॉट बी एन इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियल इंपेयरमेंट, ये बता दो यार जो नहीं है जी। आखिरी पढ़े, कैरिंग अमाउंट नेट एसेट्स की, कहता बीइंग बिलो द एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में नेट एसेट की वैल्यू ज्यादा है और आपने कम पे रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छी बात है। दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। पहले 3 है, या फिर रट लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बता दें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंडिकेशन एन एसेट में, यार ये तो कर लोगे ना आप।
मार्केट रेट कहता इसमें उसने एक्सटर्नल नहीं पूछा ना इंटरनल पूछा। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, नहीं ये तो अच्छी बात है। कहता है डैमेज कॉस्ट टू द एसेट, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द, तो भाई ये इसके ना ये दो जो है ये मार्केट इंटरेस्ट रेट ये इंडिकेशन है, डैमेज कॉस्ट टू द एसेट ये है। ये जो इंक्रीज हो रहा है मार्केट वैल्यू अगर एसेट की इंक्रीज हो रही है तो रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा होगी। मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस, ये तो हमने कहा था ये तो होता ही नहीं है, ये तो कोई इंडिकेशन ही नहीं है, ये तो इंडिकेशन ही नहीं है ना, नॉट एन इंडिकेशन, ये तो इंडिकेशन ही नहीं है ना इंटरनल ना एक्सटर्नल। तो अल्फा और चार्ली बने। क्या था, इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिर क्या होगा, द रिकवरेबल अमाउंट इज द वैल्यू इन यूज। बच्चों इधर आना जरा, एक मिनट बस, 4-5 मिनट में खत्म कर देंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं, 4-5 मिनट से ज्यादा नहीं मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस, बताएं दी, जो नॉट कंसिडर्ड जनरल ट्रेडिंग कंडीशंस वाली बात, इंपोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट ऑन कंपेटिटर। बच्चे फॉर गिवेबल लोन बाय गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है, ये पढ़ा है ना हमने, फॉर गिवेबल लोन, सब्सिडाइज लोन बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ग्रांट। बच्चों ये और सही है। अच्छा जी, ये आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, फिर मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये बताएं जरा 15वें का जवाब। कहता IS-20 कहता प्रेजेंटिंग द होल ग्रांट एज अदर इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और दूसरा डिडक्टिंग इट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ। जी किसमें ऐसा करते हैं बच्चों, किसमें ऐसा करते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में करते हैं ना, फॉर गिवेबल लोन में तो ऐसा नहीं करते, इसमें भी रिलेटेड टू एसेट में क्या करते हैं, या तो इनकम में लेके जाते हैं, या फिर एसेट डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करते हैं, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट एसेट की बुक वैल्यू ही क्या कर देते हैं कम। इनडायरेक्ट के अंदर यही करते हो ना जी। ये भी होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह खुद करवाऊंगा। वैसे आपने खुद पढ़ने हैं ये वाले सारे। बात बताएं बच्चों, एक बात बताएं, अगर गवर्नमेंट ने जो शर्तें लगाई आपको लग रहा है कि पूरी नहीं होंगी, तो क्या आप डेफर्ड ग्रांट को क्रेडिट कर सकते हो या ग्रांट इनकम को क्रेडिट कर सकते हो? फिर बच्चों उसे क्या समझोगे, नॉर्मल लोन समझोगे, नॉर्मल लोन समझोगे, होगी लायबिलिटी लेकिन लोन, समझा था ना IFRS 9 की तरह। फिर ये लोन होगा, क्या होगा, क्या नॉर्मल लोन में, और बच्चों ये डेफर्ड ग्रांट बनाने वाली लायबिलिटी, ये भी तो लायबिलिटी है ना, क्या इनमें फर्क है कोई, क्या फर्क है बच्चों? इसने आहिस्ता आहिस्ता कम होना है और इनकम में जाना, ये जो है इसको तो रीपे करना पड़ेगा, और इसके ऊपर क्या होगा, इसने कभी भी इनकम में, हाँ लेकिन टैक्स वाले कहते हैं अगर 3 साल गुजर जाएं और कोई आपने अमाउंट पे ना की हो, किताबों में पढ़ी हो, उससे फिर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले जाएंगे, ये टैक्स वाले कहते हैं, हम अकाउंटिंग वाले ऐसा नहीं कहते जी मेरे भाई। इधर देखें, इधर वो बच्चे फिर पूछते हैं ना इस तरह के, सर हमने तो, हमारे सर ने हमें ये पढ़ाया था जी। प्यारे दोस्तों इधर सुनो, इधर ये जो है ना, कोई ऐसा, बच्चे कहते हैं सर नहीं इसकी एक एक्सेप्शन है, केडी एक्सेप्शन है भाई मेरे, वो एक्सेप्शन वो टैक्स में है ना, अकाउंटिंग में नहीं है ना। सर लोन इनकम में जा सकता है, हमने कोई अमाउंट पे करनी थी, कोई जिम्मेदारी, कोई पैसे पे करने थे, नहीं किए, तो वो क्या उसका नाम है, टैक्स वाले क्या कहते हैं, उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है मेरे भाई, उस सेक्शन के पीछे वो कहते हैं असल में ना ये फिर अंदर खाते आपने ना कहानियां की हुई हैं, आपने पैसे देने दोने कोई नहीं है, देने होते तो 3 साल के अंदर पैसे लेने वाला मर ना जाता, वो आपके पास ना आता, आपने किताबों में बस लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली है आज। और बात समझे हो कि नहीं समझे? कहता जी लेकिन आज 3 साल का अरसा गुजर गया, आप पे नहीं कर रहे, ना वो मांग रहा ना आप पे कर रहे, कहता ये आपकी इनकम है जी। वो सही है मेरे भाई। अच्छा, नॉर्मली काउंटिंग के अंदर हम इस लायबिलिटी को इनकम नहीं बनाते। कहता था फॉर गिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज अकाउंटेड फॉर एज इफ देयर इज नो रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी विल मीट द टर्म्स। बताएं जी फिर क्या, फिर लायबिलिटी कौन से वाली,
डेफर्ड ग्रांट वाली नहीं, नॉर्मल लाइबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इनकम में भाई अगर फ्यूचर एक्सपेंस है ना, रिलेटेड टू इनकम का मतलब है वो जो आपने फ्यूचर एक्सपेंस वाली बात पढ़ी है, वो जो आपने रेवेन्यू फ्यूचर एक्सपेंस वाली बात पढ़ी थी, इसके दो ट्रीटमेंट है। या तो मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट डेबिट करो इनकम में ले जाओ, या डेफर्ड ग्रांट डेबिट करो एक्सपेंस में ले जाओ जी। प्रेजेंट अदर इनकम, हाँ, डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, हाँ, डेफर्ड ग्रांट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। ये किस में होता है? ये तो एसेट में होता है, कैपिटल एक्सपेंस में होता है। और ऐसे ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एन एसेट। डेफर्ड इनकम, हाँ, ये वाला ऑप्शन तो मौजूद है ना, डेफर्ड इनकम डेबिट और ग्रांट और मेरे भाई इनकम क्रेडिट। क्रेडिट टू इनकम इन पीरियड रिसीव्ड, नहीं ये तो नहीं होता बच्चों। एसेट मिला तो फौरन एसेट के बदले में ग्रांट मिली फौरन इनकम में ले जाएं, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जितनी एसेट की लाइफ है। कहता डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट, हाँ ये वाली बात क्या है बच्चों? सही है, ये वाली बात क्या है? सही। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अकॉर्डेंस विद IAS 20, बताएं जी। प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट एरियाज। बच्चों ये तो नहीं होता ना, ये तो सारों के लिए होगा, ये तो असिस्टेंस की डेफिनेशन से भी निकल गया, ये तो जनरल कंडीशंस है ना जी। एम्प्लॉयमेंट ग्रांट्स, इसका मतलब है जी गवर्नमेंट ने ग्रांट दी कि आपने 3 साल के लिए अगर लोगों को अपने पास रखेंगे तो हम आपको ना ये पैसे दे रहे हैं। सब्सिडाइज लोन, बिल्कुल, ओहो जल्दी काटी गई, बदवाएं ना दो मुझे। फॉरगिवेबल लोन मेरे भाई, फॉरगिवेबल लोन, हाँ ये भी है, ये नहीं है, ये प्रोविजन वाला नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, ये तो नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशंस हैं, जनरल ट्रेडिंग कंडीशन। इफ एंटिटी रिसीव नॉन मॉनिटरी एसेट देन इट इज अकाउंटेड फॉर या तो नॉमिनल वैल्यू या फिर क्या, नॉमिनल वैल्यू वाला ऑप्शन इधर नहीं है। अगर प्यारे दोस्तों आपको ग्रांट कभी रीपे करनी पड़ जाए, आप इसे क्या समझते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग, ये आपको भूला हुआ, याद कर लेना। चलो बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, टाइम लगेगा, होमवर्क में करना ना इसको, मैं फिर करवाऊंगा, जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा यार, ये भी होमवर्क में करना। लेकिन ये होगा पता कैसे? वो टेबल बनाना पड़ेगा आपको, वो सेम एक्सपेंस नहीं होता ना, रिड्यूसिंग टेबल बनाना पड़ेगा, ये रिवाइज भी हो जाएगा। ये प्लीज लाजमी करना, इस तरह के सवाल हमने किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए, मुझे याद है। अदील लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद है IAS 20 में? हाँ, लेवल अप हो गया माशाल्लाह दानिश तेरा। डीप सी के नीचे क्वेश्चन बैंक का सवाल है अदील लिमिटेड वाला, जिसमें रेसिडुअल वैल्यू है 128 मिलियन, उसमें 122 मिलियन की टोटल डेप्रिसिएशन है, हर साल रिड्यूस रेट पे कैलकुलेट होनी। तो जारी सी बात है ग्रांट भी तो रिड्यूस ही होनी है ना हर साल। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ये प्लीज वो रिवाइज करके ये वाला करना है आपने। एल्लू तो सारी कैलकुलेशन वाले ने, अच्छा ये करना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 काट दो, ये नहीं करना। अच्छा ये 4 वाला बता दो, ये तो अभी कर लोगे आप, चलो कर आना घर से। 2 बता दो, आखिरी बता दो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू द एसेट इन अकॉर्डेंस विद IAS 20 जी। सेटिंग अप द ग्रांट एज डेफर्ड, बिल्कुल ठीक है बच्चों। सेट कहता क्रेडिट द अमाउंट रिसीव टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये बात भी किसके लिए पूछ रहा है बोला? रिलेटिंग टू एन एसेट, हाँ, तो मेरे भाई डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट, ये बात भी सही है। कहता जी क्रेडिट द अमाउंट रिसीव टू, नहीं नहीं ये नहीं होता बच्चों, जितनी ग्रांट आई फौरन तो नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जा सकते ना जी। या तो डेफर्ड इनकम बनाओगे, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाओगे, या फिर एसेट की बुक वैल्यू को भी क्या कर दोगे? और बोलो ना बच्चे, बोलो तो सही, और बच्चे बोलो तो सही, और यार शुरू में यही करते हो ना। इनिशियली जब ग्रांट आती है नॉन करंट एसेट के लिए, कैपिटल एक्सपेंस के लिए, या तो मेरे भाई डेफर्ड ग्रांट डेबिट और मेरे भाई थोड़ा थोड़ा करके इनकम क्रेडिट, या एक ही दफा ग्रांट को डेबिट करते हो, प्लान को क्रेडिट करते हो। ये ट्रीटमेंट देख लेना, ये थोड़ा फिक्र दिलाने के लिए मैंने कहा वीकेंड पे रिवाइज कर लोगे IAS 20 आप। एड द ग्रांट टू द कैरिंग अमाउंट, नहीं ये तो नहीं होता बच्चों, ये तो नहीं होता ना, ये फिर होमवर्क में हो जाएगा आपका। 4-5 क्वेश्चन इसमें से होमवर्क में दिए, कर लोगे ना? मैं भी लिख लूँ ना, मुझे भी याद रहे। लो बच्चों, शाबाश माशाल्लाह, गुड गुड हो गया, वेल डन यार, अल्लाह आपको पास करें, सबको सबको। जो नहीं आए उनको भी पास करे, बद दुआ नहीं देते। मेहनत कर, हसद ना कर,
जी। ओके बच्चों, बट राधा के भी लिखा था ना, मेहनत कर हसद ना कर, तू लंग जा साडी खैर है, सही है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।